अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। हुकूमत एक के बाद एक मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ फैसला आने की उम्मीद लगाती है, मगर इमरान खान एक के बाद एक मुकदमे से बाआसानी निकल जाते हैं। खातून जज की तौहीन से मुतालिक मुकदमे में हुकूमत दावा कर रही थी कि इमरान खान को तौहीन अदालत की सज़ा मिलेगी क्योंकि हमारे रहनुमाओं को इससे बहुत कम नोयत की तौहीन में सज़ा दी गई थी। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ ये केस ही ख़त्म कर दिया है। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करते हुए रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन हैं, इमरान खान ने नेक नियति साबित की और मुआफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। ये लार्जर बेंच का मुत्तफ़िका फैसला है। ये वो केस था जिसके मुतालिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे ही प्रोग्राम में दावा किया था कि इमरान खान को नाक रगड़ कर अदालत से मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। इस हवाले से आज मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा है कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, तो केस खारिज हो गया कहने के बजाय ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि फितने को मुआफ़ी मिली है, दरगुजर हुआ है। हुकूमत ने इस केस में इमरान खान पर दहशत गर्दी का पर्चा भी दर्ज किया था, जिस पर तनकीद भी हुई कि हुकूमत इख्तियारात और कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी थी। खातून जज को धमकाने के ही केस में इस्लामाबाद की अदालत ने परसों इमरान खान के वारंट जारी किए थे, लेकिन कल इतवार के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को जमानत मिल गई थी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैसी ज़ुरई के मुताबिक आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अब मेरे ऊपर यही केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डालकर खाता है। एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ कानूनी मुहाज पर हुकूमत को बार बार नाकामी का सामना है और दूसरी तरफ इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दोहरी पॉलिसी अपनाए हुए हैं, अवामी सतह पर दबाव डाल रहे हैं और पसे पर्दा मुलाकात का एतराफ़ कर रहे हैं। सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि बाकायदा मुज़ाकरात होने का इशारा दे रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैसी ज़ुरई के मुताबिक आज अदालती समाअत के बाद इमरान खान से सवाल हुआ कि ऐवान सदर में मुलाकात की अब आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? आप कलमा पढ़कर हमेशा बोल देते हैं, आज भी बोल दें। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि अक्लमंदी यही है कि जब मुज़ाकरात हो रहे हों तो उस पर बयान ना दिया जाए। सियासतदान के बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। इसके अलावा कल इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने ऐवान सदर में होने वाली आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशगवार भी कहा, मगर साथ ही ये भी कहा कि उनसे मुलाकात तो हमेशा ही खुशगवार होती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी अच्छी हुई थी, वो तो ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़ा हुआ भाई हो। इससे पहले मेज़बान मारिया मेमन से बात करते हुए इमरान खान ने सवाल पर कहा था कि सच बोल नहीं सकता और झूठ में बोलना नहीं चाहता। फिर इमरान खान 1.5 माह पहले ही कह चुके हैं कि आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो अपोजिशन से मिले, उनका काम तो वज़ीर आज़म से है। अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का भी इशारा दे रहे हैं और दूसरी जानिब अवामी जलसों में इस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर चौकीदार कहकर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं और आवाम से कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ ना करें। गुज़िश्ता रोज़ टैक्सला में जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि अगर आप समझते हैं कि आप कहें कि मैं न्यूट्रल हूँ तो कौम आपको माफ़ कर देगी, कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं? इमरान खान एक बहुत ख़तरनाक बयानिया बना रहे हैं जिसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, बल्कि फ़ौज से ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मेरा साथ दें, जिसको मैं करप्ट कहता हूँ, चाहे अदालतों में साबित हो या ना हो, उसके खिलाफ मेरा साथ दें, वरना अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। ये फ़ौज के लिए कह रहे हैं और जिस पर दबाव उसकी तरफ झुकाव की पॉलिसी पर भी अमल कर रहे हैं और यही पॉलिसी उन्होंने अमेरिका के साथ भी अपना रखी है। साइफर के मामले पर अमेरिका को साजिश का जिम्मेदार भी करार देते हैं और उसी अमेरिका से पसे पर्दा राब्ते भी करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं और अमेरिका की नज़र में अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए PR फर्म भी हायर कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि ताल्लुकात में मसले आते हैं और हल हो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुट्टी हो गई। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी है, जिसमें फैसला किया गया है कि सिफारती साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इमरान खान के दौर के वज़रा और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। साइफर से मुतालिक तहकीकात FIA से कराई जाएगी। इस साइफर से मुतालिक अपने बयानिए के दिफा में इमरान खान ने अपने ही साथियों को भी झूठा साबित कर दिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ रहनुमाओं के आपस के बयानात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं। पहले ऑडियो लीक के बाद फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने फ़ौरन ही कहना शुरू कर दिया था कि साइफर का इमरान खान से छुपाया जाना साबित हो गया है, लेकिन फिर असद उमर, शामिम कुरैशी के बयानात और दूसरी ऑडियो लीक से ये बात साबित हो गई कि ये बात झूठ थी। फिर साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब होने की बात सामने आई और हुकूमत ने दावा किया
कि ओरिजिनल साइफर तो दफ्तर खारजा में महफूज है, मगर इसकी वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाई जाने वाली कॉपी गायब हो गई है। तो फ़ौरन ही फवाद चौधरी ने कह दिया कि साइफर कोई गायब नहीं हुआ, जो हमारी कॉपी है वो चीफ जस्टिस के पास पड़ी हुई है। लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही कह दिया कि साइफर एक मेरे पास था, वो गायब हो गया, मुझे नहीं पता। सदर मुमलिकत के पास जो कॉपी थी वो चीफ जस्टिस को भेजी गई थी। हमने फवाद चौधरी, असद उमर और शामी मुतखुरैशी को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, जिनको बराह रास्त आज दोबारा चैलेंज किया है इमरान खान ने। राना साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, हुकूमत जब जब उम्मीद लगाती है इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाएगा, वो नहीं आता है। जब जब हुकूमत को ऐसा मुकदमा बनाती है उसमें भी उन्हें रिलीफ मिल जाता है। दहशतगर्दी का आपने मुकदमा बनाया, उस पर ज़ाहिर तनकीद भी हुई कि हुकूमत गलत कर रही है, उसमें भी अदालत से रिलीफ मिला। फिर इतवार के दिन उनकी जो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की बात हो रही थी, उस पर भी उन्हें ज़मानत मिल गई। और फिर आज आपको बड़ी उम्मीद थी कि इसमें उनकी कंटेम्प्ट में सज़ा हो जाएगी, वरना नाक रगड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगी, उसमें भी उनको माफ़ी मिल गई। देखिए आपने कहा क्या था, मैं आपको सुनवा दूँ, उसके बाद सवाल रखता हूँ। राना साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बादियों नज़र में उनकी माफ़ी कबूल कर चुकी है, और हामिद खान साहब ने कह दिया कि हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है, वरना हम जुर्म तस्लीम करते हैं, हम तो मानते ही नहीं है कि हमने कंटेम्प्ट की है, मगर बादियों नज़र में उनकी माफ़ी कबूल हो गई है। तो पता चलेगा, इनको माफ़ी नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगली तारीख में पता चल जाएगा। इस किस्म की इनकी जो चलाकियाँ होशियारियाँ वो पकड़ी जाएंगी। मगर साहब, राना साहब, कोई नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी, जो हामिद खान साहब ने कहा था वैसे ही हुआ और इमरान खान साहब को माफ़ी मिल गई। नहीं शाहजेब, ये किसको उम्मीद थी कि जो है वो इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी तो मैंने बिल्कुल ये कहा था कि ये नाक रगड़ के जो है ये माफ़ी मांगेगा, लेकिन इसलिए ये तो नाक रगड़ने से भी आगे चला गया। इतना बेशर्म आदमी है कि ये उसकी अदालत में, खाली अदालत में जाके पहुंच गया और वहाँ पे जाके उसके रीडर को उसको कह रहा है कि बताना कि इमरान खान आया था यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए, माजरत करने के लिए, और फिर उसे ताकीद कर रहा है कि बता देना कि मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए आया था। और नाक रगड़ना कैसे होता है जी? ये तो नाक छोड़ के ये इसने तो माथा भी रगड़ा है। और ये बात बिल्कुल किसी को इसके ऊपर कोई जो है वो गलत फहमी नहीं थी कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल जज और बड़ा इंडिपेंडेंट जज हैं वो। उन्होंने बहुत ही जो है वो बहुत बेहतर फैसले किए और उनकी बड़ी जो है वो पॉजिटिव सोच है। तो उनकी अदालत से या जिस बेंच की वो सरबराही कर रहे थे, वहाँ पे अगर कोई आदमी जो है वो माफ़ी का तलबगार हुआ है, ख़ास तौर पे कंटेम्प्ट के फ़ैसलों में, तो उन्होंने हमेशा जो है वो माफ़ किया। इससे पहले फरदौस आशिक अवान का केस है और कई केसेस हैं। राना साहब, आप समझते हैं कि फिर दुरुस्त फैसला किया जो इमरान खान साहब ने कंडक्ट दिखाया, जो इमरान खान साहब ने कंडक्ट दिखाया और गए भी ज़ेबा चौधरी साहिबा के हमने देखा अदालत में, तो उसके बाद दुरुस्त अदालत ने फैसला किया। आपका कोई एतराज़ नहीं है इस मामले में? फिर नहीं, ये बिल्कुल इमरान खान ने जो कंडक्ट दिखाया ये एक इंतहाई फ्रॉडुलेंट और एक घटिया इंसान का कंडक्ट है कि वो जो है वो किसी वक्त जो है वो कुछ बात करे और किसी वक्त कुछ करे। ये एक लीडर का कंडक्ट नहीं है। हमारा कोई उसके इंसान होने से तो हमारा इनकार नहीं है, लेकिन हमारा जो दावा है वो ये है कि ये एक लीडर नहीं है, ये कौम को लीड नहीं कर सकता। ये अपने कंडक्ट से एक फितना है, ये कौम को फसाद में मुब्तला कर रहा है, इसकी शनाख्त करे कौम। तो वही उसने कंडक्ट दिखाया है। इससे पहले भी एक दफ़ा इसने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी और माफ़ी जिस चीफ जस्टिस से मांगी उसके बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद फिर उसको गालियाँ देता रहा। अब आप देखें कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से गालियाँ दे रहा है। और अगर कल कोई इसने वहाँ पर भी जाके माफ़ी मांग ली तो फिर हमारे जो खदशात या हमारे जो अपना तजिए हैं वो तो फिर अपनी जगह पे रह जाएंगे। मगर साहब, ज़ाहिर आज उन्होंने जब उनसे पूछा गया है सवाल, रिपोर्टर्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो करप्ट आदमी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने ये रिमार्क दिया। अब देखते हैं माफ़ी मांगे ना मांगे। अब आप लोगों ने फिर एक और मुकदमे के लिए FIA के ज़रिए, एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए छुट्टी के दिन आप लोगों ने मंजूरी दी है और FIA इस मामले की तहकीकात करेगी। राना साहब, आप लोगों को समझ नहीं लेना चाहिए कि खान साहब जब आपको टारगेट कर रहे थे
तो ऐसे हालात वाक़यात भी थे कि उन्हें चेयरमैन नैब भी मिला, तो जस्टिस जावेद इकबाल जैसा कॉम्प्रोमाइज़ आदमी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मिला, तो साकिब निसार साहब जैसी शख्सियत मिले, उन्हें ऐसा 5 रुकनी बेंच भी मिल गया जिन्होंने किस तरीके से GIT बनाई, फिर उन्हें एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया। फिर हमने देखा कि उन्हें इदारे भी इस तरीके से मिल गए कि वो खुद बताते हैं कि उनके लिए एजेंसियाँ कॉल करके उनके इत्तेहादियों को बुलाती थी। अगर आपको ये फैसिलिटी मैसर नहीं है तो आप क्यों इस तरीके से FIA को इस्तेमाल करके या फिर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाकर इमरान खान साहब को टारगेट करना चाहते हैं? आप नहीं कर पाएंगे। खान साहब को ये फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने कर लिया, वो भी वक्ती साबित हो, आप लोग सब बाहर आ गए, नहीं कर पाएंगे, अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें। नहीं, देखें शाहजेब, इसको आप फैसिलिटीज़ ना कहें, इसको आप कोई और नाम दें, चलें मैं जो नाम दूं वो ना भी दें, लेकिन इसको आप फैसिलिटी ना कहें। ये एक फसाड था, ये एक जो है ये एक साजिश थी जो कि सिर्फ़ एक आदमी के या एक पार्टी के ख़िलाफ़ थी और उसका नाम था मियां नवाज शरीफ। हम लोगों के ख़िलाफ़ जो गलत मुकदमे बनाए गए बशमूल मेरे, वो सिर्फ़ इसलिए थे कि हम उसके साथी थे। अगर हम उसके साथी ना होते मियां नवाज शरीफ के, तो शायद हमारे ख़िलाफ़ इनको कोई केस बनाने की जो है वो ज़रूरत ना पड़ती। ये उस आदमी का रास्ता रोकने या उस आदमी को माइनस करने के लिए जो कि नहीं कर सके, आज ये बात साबित हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला वो जब वापस आएंगे तो वो बड़ा प्लस और बड़ा पॉजिटिव जो है वो एक उनकी वापसी होगी। तो इनको चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसा, इनको मॉनिटरिंग जज अवेलेबल, इनको नैब का चेयरमैन जो है वो जावेद इकबाल जैसा, जिसकी वीडियोस की जो है वो अपना कहानियां हैं, और ये और उसके बाद इनको इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट के भी क्या कहने जो उस वक्त इसको अवेलेबल थी, जो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ होती रहीं। तो ऐसी सूरत में इन्होंने जो हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिस तरह से इन्होंने हमें जेलों में जो है वो सख्त तरीन हालात में रखा, लेकिन अल्लाह ने फजल किया, वो वक्त भी गुजर गया। आप तो मेरा सवाल इंडोर्स कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं साबित कर सके। मरियम नवाज साहबा भी गिला करती हैं या दूसरे जो पार्टी के शाहजेब दोस्त गिला करते हैं कि जी आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो हम उनको ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें अवेलेबल नहीं हैं। हमने तो वो नैब का वो कानून भी हमें अवेलेबल नहीं है जो काला कानून था, जो लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए या लोगों को इनडेफिनेट पीरियड के लिए गिरफ्तार करने के लिए जो जरूरी हमारे पास वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो चुका है। राजा साहब, आप मेरे सवाल के मंदरजात इंडोर्स कर रहे हैं ना कि खान साहब को जब ये सब मैसर था, उसके बावजूद आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आज आप हुकूमत में हैं, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई हैं, आपको नहीं है मैसर, तो बेहतर है अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें, मरियम नवाज को भी समझाएं कि आप पे प्रेशर ना डालें कि नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ कुछ करना है, आगे बढ़ें। लेकिन शाहजेब यही पे बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई ऐसा ज़ेन नहीं है कि हमने इसके ख़िलाफ़ कुछ निकले ना निकले, कुछ बने ना बने, और हमने इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोकीन का जो है वो केस डालना है, 15 किलो कोकीन इसको बढ़ाने, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमने FIA को भी, हमने नैब को भी, हमने दूसरे इदारों को भी कहा है कि आप इसके मतलब जो इल्ज़ामात हैं जो कि बिल्कुल साबित हैं, वो फराग गोगी वाला मामला बिल्कुल सारी दुनिया के सामने यहाँ है, 2 + 2 4 है। वो अल कादर ट्रस्ट 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके इसने जो है वो 50 अरब रुपए का इस कौम को टीका लगा दिया, ये साइफर वाला मामला है। हमने अदारों को यही कहा है कि जो कानून और आइन के मुताबिक बनता है, अब मुझे नहीं पता कि बनता है या नहीं बनता, ये कल को अदालतें फैसले करेंगी, लेकिन हम इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि बने ना बने अपने पास से डाल दो या कोई और जो है वो, हम इस किस्म का इंतकामी ज़ेन नहीं रखते। हम इसको सियासी तौर पे, सियासी मैदान में, ये मेरा बिल्कुल पार्टी में भी ये मौक़िफ़ है, मैं आज आपके सामने भी बात कर रहा हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला इसको पॉलिटिकली जो है वो फेस भी करेंगे और इसको इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे, कौम को इसकी शनाख्त करवाएंगे। ये सियासी लीडर नहीं है, ये एक फितना है, ये फसाद है, ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है, ये नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, ये इस मुल्क को डुबोना चाहता है।
राणा साहब, इस दफा आप अपनी तैयारी को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है और वो बार बार आपको डायरेक्टली आपको बराह रास्त पैगाम दे रहे हैं। दोबारा दिया उन्होंने, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। राणा साहब, क्योंकि कॉल स्टेप हो रही हैं, वो किसी को नहीं बता रहे हैं, उन्हें आपकी तैयारी का पता है, आपको उनके प्लान का नहीं पता। तैयार हो जाएं, ऐसा मजमा निकलेगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। शाहजेब, बस आप दुआ करें कि उस मजमे के साथ ये खुद भी साथ निकले, ये खुद घर ना बैठा रहे, वो वहाँ पे छुपा रहे बनी गाला में और लोगों को जो है वो गुमराह नौजवानों को भेज दे, बच्चों को भेज दे, ख़वातीन को भेज दे। ये खुद आए, इसे भी नहीं मालूम कि हम इसके साथ क्या करेंगे। बाकी तो बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद में। हम भी बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो अल्लाह के फजल से कमिटेड है और तैयार होके बैठे हैं। ये चढ़ाई करने आए इस्लामाबाद के ऊपर, इसकी चढ़ाई को नाकाम करेंगे और इसको वापस जो है वो धकेल के लेके जाएंगे। यहाँ से जो है ये निकला है और इसके साथ क्या होगा इसके वहमो गुमान में भी नहीं है। राणा साहब, उनकी एक मुलाकात ऐवान सदर में हो चुकी है। इसके अलावा वो आज उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल हुआ कि मुज़ाकरात मेरे जारी हैं, तो आपको यकीन है कि जब आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से तो पुलिस फोर्स मिलेगी नहीं, मगर रेंजर्स और दीगर इदारों की वो सपोर्ट मिल जाएगी जो आपको चाहिए होगी, जो आपके प्लान का एक ज़ाहिर एक हिस्सा है, अगर अपने इमरान खान को रोकना है? नहीं, देखें शाहजेब, ये कैपिटल है, ये कोई मेरा घर तो नहीं है, मेरा कोई ज़ाती घर तो नहीं है, या ये कोई मियाँ शहबाज शरीफ का कोई ज़ाती मकान तो नहीं है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो रेड जोन है, ये सिंबल ऑफ स्टेट है। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये सिंबल ऑफ स्टेट है। अगर ये कंप्रोमाइज़ होंगी तो फिर स्टेट कहाँ रहेगी? ये तो फिर बनाना स्टेट से भी को नीचे चीज चली जाएगी। और अगर एक दफ़ा ये कंप्रोमाइज़ होंगी तो फिर कल को कोई और भी आगे इनको कंप्रोमाइज़ करेगा, कल को फिर तालिबान भी आ जाएंगे, कल को कोई मजहबी जुनूनी भी आ जाएंगे, कल को कोई तीसरा फ्रीक भी आ जाएगा। इसके बाद अगर रेड जोन का एरिया जो है वो इस मरतबा कंप्रोमाइज़ होता है तो ये फिर मत भूलें कि ये फिर दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा भी होगा, सहबारा भी होगा। इसलिए इसकी हिफाजत करना, अब इस रियासत की हिफाजत करना है, इस मुल्क की हिफाजत करना है। हम पूरी तरह से इसकी हिफाजत करने के ऊपर जो है वो कमिटेड है। और जो अदारे हैं, वो रेंजर्स हों, वो FC हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, ये उनका फ़र्ज़ है, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस अपना जो है वो इसका जो है वो दिफा करें। और उसमें अगर कोई अदारा या कोई फोर्स जो है वो अपने फ़र्ज़ में कोई कोताही बरतती है तो फिर उसके विक्टिम जो हैं, उसकी विक्टिम पूरी कौम होगी, पूरी रियासत होगी, कोई एक या दो लोग तो नहीं होंगे, या कोई एक जमात तो नहीं होगी। तो इसलिए हमारा स्टांस जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल आईनी है, कानूनी है और दुरुस्त है। ये बंदा जो है ये गलत कर रहा है, ये इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी चाहता है, ये इस मुल्क की तबाही चाहता है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसको रोकना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। राणा साहब, थोड़ा अनकंफर्टेबल है हुकूमत, ये जो ऐवान सदर की मुलाकात हुई है। अब खान साहब ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि वो तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं न्यूट्रल्स पर, कह रहे हैं कि कौम इन्हें माफ़ी ना करे, साथ में मुलाकात भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हैं। आप ज़रा अनकंफर्टेबल है कि आपको भी समझ में आ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है? खान साहब खुद भी वैसे, जो आज उन्होंने मुलाकात भी की कल एंकर से, उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, मगर क्या आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं शाहजेब, एक मैं आपको बात बता दूं, यानी ये मैं को किसी के कहीं बात नहीं कर रहा, मेरी आखिर एक अपनी एक असेसमेंट है। जहाँ तक आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, जहाँ तक इस रियासत के पाकिस्तान के कैपिटल की हिफाजत का मामला है, इसके ऊपर कत्तन कोई दूसरी राय नहीं है। किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में या किसी भी जो है वो अदारे के सरबराह में या हुकूमत के सरबराह में या किसी वजारत के जो है वो इंचार्ज में, किसी में कोई गलत फहमी नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। इसके ऊपर सब लोग मुत्फिक हैं। बाकी ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो उसके ऊपर
बातचीत होती रहती है, रोज़ उसके ऊपर एक अपना जो है वो हर किसी का अपना जो है वो व्यू होता है। ये जो आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, उस मुलाकात में अगर हुई है, क्योंकि किसी ने अब तक ये तो नहीं कहा कि हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सबके सामने डिस्कस हो रही होती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ज़ीरो टॉलरेंस, इनके ऊपर कोई बातचीत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, बात मुलाकात में भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है, और वो होती रही है या हो रही है या होगी, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कहता कि ऐसी बात बल्कि होनी चाहिए, इसमें जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है, इसलिए हम कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। रासन अरज़, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी, आखिर इस मुलाकात में हुआ क्या है, इसके बाद क्या हुआ है। जो इमरान खान साहब ने कल कोई 8 एंकर से मुलाकात की, उसमें क्या कहा, अंदर की बात आपके सामने रखेंगे, और दूसरी तरफ से क्या रहा है जब खान साहब एक तरफ धमकियाँ भी दे रहे हैं, आवाम से कह रहे हैं माफ़ ना करें, और मुलाकातें भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से अंदर की बात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान साहब की ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात के एक आला शख्सियत से चर्चे हैं। खान साहब से जब सवाल हुआ वीकेंड पर इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोलूँगा नहीं, सच में बोल नहीं सकता। आज जब सहाफ़ियों ने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने मुज़ाकरात जारी रहने के हवाले से इंदिया दिया कि मुज़ाकरात जारी हैं। कल वो सहाफ़ियों से मिले थे, 8 सहाफ़ियों से मिले, और उसकी जो इतलात सामने आ रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, मगर उसमें भी खान साहब ने तकरीबन इस मुलाकात को कन्फर्म किया, और ये भी कहा कि मुलाकात अच्छे माहौल में हुई, और उनसे मुलाकात तो हमेशा ही अच्छे माहौल में होती थी। हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, साथ ही सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस मीटिंग के हवाले से एक आर्टिकल भी लिखा, और उसमें उन्होंने ये बताया कि खान साहब ने ये कहा कि MQM बाप पार्टी को अलग करवाकर मौजूदा हुकूमत ख़त्म कराएं और फ़ौरन इंतखाबात कराएं, मगर इसका जवाब खान साहब को नफ़ी में दिया गया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब, आप मौजूद थे, ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, आप ये भी बताइएगा कि आपका इस मुलाकात के हवाले से सेंस क्या था। जो सहाफ़ी मिले उनकी तरफ से हमने देखा कि ज़रूर कहा गया है कि उन्होंने मुलाकात कन्फर्म भी गई कि अच्छा भी कहा कि अच्छी मुलाकात थी। अब आज खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात जारी हैं, क्या आपने सेंस लिया पूरी मुलाकात से? बहुत शुक्रिया शाजिब। देखिए, इमरान खान साहब इस बात से तो बिल्कुल खुश नहीं है, और इस बात का उनको बखूबी अंदाजा है कि चीजें रिवर्स हो रही हैं। जो 2016-17 में केसेस बनाए गए, अब वो अनडू किए जा रहे हैं, और इमरान खान कहते हैं ये एहतसाब का अमल था जो रोक दिया गया है, वो इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं मानते। जबकि इस हवाले से कल डिस्कशन भी हुई कि दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की थी अब उसको रिवर्स किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि एहतसाब का अमल था जिसको रोक दिया गया है। और इस वक्त जो मसला इमरान खान साहब के लिए है वो ये है कि 2018 में पॉपुलर भी थे इमरान खान साहब, लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स थी वो उनको सपोर्ट कर रही थी, और अब वो पॉपुलर पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं लेकिन पावर पॉलिटिक्स से वो बहुत दूर जा चुके हैं, बल्कि पावर पॉलिटिक्स उनके खिलाफ है, केसेस उनके खिलाफ बन रहे हैं, ऑडियोज उनकी लीक हो रही हैं। तो वो ये जानते हैं कि पावर पॉलिटिक्स में मुझे वापस आना पड़ेगा, और उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि निगोशिएट करें, और निगोशिएशंस अब तक कामयाब हुई नहीं है उनकी। इस हवाले से उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने ऑब्वियसली कंफर्म भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, बट ये कहा कि मीटिंग लंबी हुई थी। और मैं आपको बताऊं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस दौरान हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब बार बार कहते थे हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई है, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। मीटिंग्स अच्छी होती थी लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं आता था, तो इसलिए बहुत ज्यादा होपफुल नहीं नजर आ रहे थे इमरान खान इस हवाले से। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेगोशिएशंस अब तक कामयाब नहीं हुई है। नेगोशिएशंस के अलावा पावर पॉलिटिक्स में वापस आने का जो दूसरा ऑप्शन है वो है नवंबर का इंतजार, कि नवंबर में क्या होगा, स्टेटस को रहेगा या कोई तब्दीली होगी। और फिलहाल ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है स्टेटस को। प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने देखे हुए हैं, लेकिन स्टेटस को इस वक्त उनको सपोर्ट करता है, जिसका इजहार वो पब्लिकली कर भी चुके हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक जो है यही सेटअप रहना चाहिए, और फिर नया जो भी इलेक्शन जीत कर आए फिर वो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करें। और इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पर्टिकुलरली परेशान है एक अपॉइंटमेंट से। जैसे पहले ये कहा जा रहा था ना कि एक उनके फेवरेट है, वो चाहते हैं कि उन्हीं को आगे लेकर आए। खुर्रम दस्तगीर साहब भी उसका जिक्र कर चुके हैं कि हमें बताया गया था कि एक शख्स को वो चीफ बनाना चाहते हैं, लेकिन अब लगता है कि इमरान खान साहब परेशान है एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से। वो समझते हैं कि अगर वो अपॉइंटमेंट हो गई तो पॉलिटिकली उनको उसका नुकसान होगा, बल्कि वो इस हद तक कह रहे थे कि शायद वो नून लीग को भी आगे जाके सूट ना करे। तो वो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से मेरे ख्याल से जो परेशानी है उस वजह से वो चाहते हैं कि स्टेटस को फिलहाल इस हवाले से मेंटेन रहे। तो यहां पे इस सूरत हाल है कि वो पावर पॉलिटिक्स में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस बहुत कम है। और पॉपुलर पॉलिटिक्स में उनके पास जो वाहिद रास्ता इस वक्त नजर आ रहा है वो लॉन्ग मार्च का है, और ये लॉन्ग मार्च भी कोई ऐसा नहीं होगा कि एक दिन वो तारीख देंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे।
वो भी फेजेस में होगा, यानी कि वो अभी तक अपने कार्ड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में शायद लोगों को इकट्ठा करें और एक वन डे इवेंट नहीं बनाएंगे, उसको एक लंबा इवेंट खींचेंगे अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो। मगर शरद, ये भी खबर है कि नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ बताया कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात थी उसमें उसका जिक्र हुआ, ये क्या स्टोरी थी? देखिए, मैं अपने जो मेरे जराए उस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस मीटिंग के हवाले से बात की जा रही है उसमें जो है नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र हुआ था। और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी मीटिंग में नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र हो तो वो मीटिंग इमरान खान के लिए इतनी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब, ये जो इस वक्त बात हो रही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो 2017-18 में हुआ उसको रिवर्स करना चाहिए, ऑब्वियसली इमरान खान साहब इसके हक में तो नहीं है। साफी साहब, आपने जो लिखा था कॉलम, आपने तो बताया कि खान साहब ने तो जो अपनी पूरी की पूरी फरमाइश रख दी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और MQM को अलग कराएं, फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। फिर खान साहब को उनकी हुकूमत की चार्जशीट भी बताई गई कि कैसे आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता अगर आपकी हुकूमत कंटिन्यू करती। मगर खान साहब आज ये इंदिया दे रहे हैं कि अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं, तो किसी न किसी लेवल पर खान साहब को उम्मीद है कि मुज़ाकरात जारी हैं। क्या इस हवाले से इतलात हैं? नहीं शाहजेब, एक तो ये है कि मैंने 3 चीज़ें लिखी थी। एक तो ये लिखा था कि ये मुलाकात इमरान खान साहब के कैंप की तरफ से मिन्नत तरलों और फिर आरिफ अलवी के उनके घर जाके मिन्नत तरला करने के बाद हुई थी, और उनके लिए मिन्नत तरला करने वालों में ज़ल्मे खलीलज़ाद भी शामिल थे। दूसरा मैंने ये उसमें लिखा था कि इमरान खान साहब ने उसमें जो मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत को फ़ौज रुखसत करे और उनको बिफ़ोर नवंबर इलेक्शन दे दे, तो उस मामले पे उनसे माज़रत की गई थी। तो आज तक उनकी तरफ से तरदीद तो नहीं आई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बिलवास्ता उन्होंने उसकी तस्दीक तो कर दी। और अगर उसके बाद वो मीटिंग कामयाब हो चुकी होती या कोई डील हो चुकी होती, तो उसके बाद इमरान खान साहब फ़ौज को ब्लैकमेल करने का और ये न्यूट्रल का और इस तरह का तज़किरा वो छोड़ देते, लेकिन वो अभी तक उनका जारी है। तो ये भी इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब की कोई ख्वाहिश या फरमाइश पूरी नहीं हो रही है। जहाँ तक राब्तों का ताल्लुक़ है, तो राब्ते एक दिन के लिए भी टूटते नहीं हैं और मुज़ाकरात एक दिन के लिए भी ख़त्म नहीं होते। ये पूरे अरसे में जब मुस्लिम लीग नून ज़ेर अताब थी, तो क्या मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते नहीं होते थे, मुज़ाकरात नहीं होते थे, या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात और राब्ते नहीं होते थे, या PDM के साथ नहीं होते थे? तो वो जो खान साहब असल में इस बुनियाद पे वो अपने कारकुनों को और अपनी हामी मीडिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं और उनको इस गलतफहमी में रखना चाहता है कि माजी की तरह मेरी किसी भी वक्त बात दोबारा बन सकती है, क्योंकि जिस तरह शहजाद साहब ने फरमाया कि वो ये तासुर दे रहे थे कि 2018 में वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन ताकतवर हल्के उनके साथ थे। तो ये तो हर किसी को पता है कि 2018 में उनके लिए RTS फेल करवाया गया, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया, नैब को इस्तेमाल किया गया, अदालतों को मैनिपुलेट किया गया। तो मेरे ख़्याल में वो अपने वर्कर्स को और अपने सेकंड रैंक को ये उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि वो वक्त दोबारा आ सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता। सर, आपको जो तासुर मिला वो ये था कि ज़ाहिर खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जो नवंबर में तैनाती होनी है। असद उमर साहब बता चुके हैं कि उस नवंबर की तैनाती से पहले ही खान साहब का लॉन्ग मार्च होगा या एहतजाज होगा, जो भी वो करेंगे। अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद में अब तेज़ी से सर्दियाँ आ जाएंगी, मिड अक्टूबर के बाद तो एक लंबा एहतजाज करना, रातों को वहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब का किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी पूरी तैयारी है, और वो बार बार कहते हैं तैयारी है मगर मैं अचानक बताऊँगा और फौरी तौर पर आऊँगा? देखिए, सिग्नल के हवाले से काफ़ी मरतबा बात हुई, बल्कि जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक मौके पर आके ये कहा कि वो इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उस वहां से ज़्यादा कोई खान साहब को उम्मीद है नहीं, और इसीलिए लॉन्ग मार्च कब करना है उस हवाले से भी बार बार डिले किया जा रहा है। अभी भी फवाद चौधरी साहब ने उस दिन ट्वीट तो कर दिया कि 7 दिन के अंदर, बट 7 दिन के अंदर भी कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा है। शायद वो एक प्लान का ऐलान कर दें, यानी कि वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे। अभी तक एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता है कि किस तरीके से और किस वक्त करना है। तो वो एक लंबा, मेरे ख्याल से एक टाइम होगा, एक स्पैन होगा जिसपे वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे।
बट एक चीज तो रूल आउट हो चुकी है मेरे ख्याल से, खान साहब ने इसका तो कल कह दिया जब मैंने ये सवाल उनसे किया था कि क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना ये आप के पास ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा कि ऑप्शन जरूर है, लेकिन कह रहे हैं ये बहुत ही रिस्की ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन फिर ना हुए किसी वजह से, चाहे सैलाब हो या किसी और रीजन की वजह से, तो जो उनकी स्ट्रेंथ है कि 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो ऑप्शन भी उनके हाथ से निकल जाएगा। तो जो ऑप्शंस है खान साहब के पास वो मेरे ख्याल से बड़े लिमिटेड है। जो सड़कों पे निकलने का ऑप्शन है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं अगर नाकाम हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर सड़कों पे निकलूंगा। लेकिन आपको पता है कि 25 मई के बाद भी मोराल काफी डाउन हो गया था, तो वो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन जरूर है। लेकिन इस वक्त फोकस जो है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस पर ही होगा कि किसी तरीके से नेगोशिएशंस हो जाए, और नेगोशिएशन में मेरे ख्याल से जो गिव अवे उनको करना पड़ेगा वो यही होगा कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ मामला जा रहे हैं। साफी साहब ये मुझे बताइएगा फिर सारे मामले में, ज़ाहिर राणा सना साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जब ये आएंगे तो हम इनसे डील करेंगे, मगर ना उन्हें पंजाब से अब उस तरीके से सपोर्ट मिलेगी, पुलिस मिलेगी, ना खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मिल सकती है, उन्होंने तो मना ही कर दिया है। तो खान साहब को रियासती इदारों की ज़रूरत पड़ेगी, रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो इतना प्रेशर डाला है, और हुकूमत को जब उन इदारों की ज़रूरत पड़ेगी, रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि वो सपोर्ट उन्हें मिलेगी। आपकी इत्तला इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, एक तो ये कि पिछली मरतबा खान साहब की भरपूर तैयारी थी, लेकिन हुकूमत की इतनी तैयारी नहीं थी। अब के बार हुकूमत की तैयारियों का ये आलम है कि मैं आपको ख़बर भी दे दूं कि वज़ारत दाखिला ने वो ड्रोन भी हासिल कर लिए जो आंसू गैस फेंकते हैं। तो अब आंसू गैस फेंकने के लिए पुलिस की ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि ऊपर से ड्रोन ही आंसू गैस फेंकेंगे मुजाहिरीन पे अगर कोई इस तरफ आता है। दूसरी बात ये है कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के मामलात, ये जो जितने परवेज़ इलाही साहब बयानात देते हैं, इतने उनके मामलात खुशगवार नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने MPAs को मना किया है कि वो डायरेक्ट परवेज़ इलाही के साथ रब्ता नहीं करेंगे, और परवेज़ इलाही साहब भी उनकी और खावरमानी के और इन लोगों की फरमाइशों से तंग आ गए हैं। तीसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के साथ तो हैं इस वक्त मुनीस इलाही की वजह से, लेकिन परवेज़ इलाही साहब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के मुकाबले में नहीं आएंगे। और ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त इस्लामाबाद या पाकिस्तान के अंदर आर्मी वो कोई गड़बड़ नहीं चाहती। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब की तरफ से उनको वो सपोर्ट मिलेगा जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, या जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से उनको मिली थी पिछले मार्च में। और फिर एक और बात ये भी है कि जिस तरह अमरीकी साजिश के बयानिए से मुतालिक ऑडियो लीक्स के बाद जितना उनका झूठ साबित हुआ है, और जिस तरीके से पहले तो वो बड़े शेर बने हुए थे और अदालतों से माफ़ी और ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद अब इतनी कशिश भी उनकी नहीं रही। तो उन लोगों को पता होगा कि हुकूमत की तरफ से सख्ती होगी। और मुझे यकीन है कि जिस तरह पिछली मरतबा हुकूमत ने रेंजर्स बुलाए तो रेंजर्स आ गए, तो इस मरतबा भी अगर हुकूमत रेंजर बुलाती है तो रेंजर भी आएगी, और अगर फ़ौज तलब करेगी तो फ़ौज भी आएगी। बहुत शुक्रिया साफी साहब, शाद इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अंदर की बातें क्या हैं वो आपके सामने रखी गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मईशत पहले गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। एक वज़ीर ख़जाना को हटाया गया है, इसाक डार साहब को लाया गया है, और अब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार आमने सामने आ गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने इसाक डार के इस फैसले को गैर ज़िम्मेदाराना कहा है जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम कर दिया है पेट्रोल की कीमतों पर, और इसे IMF की मंजूरी के बगैर करार दिया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने आमिर साहब को जवाब देते हुए ये कहा कि अब IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता इस्माइल ने हैंडल नहीं करना है। साथ ये भी कहा कि डॉलर रुपए के मुकाबले में 200 रुपये से नीचे आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने अब हैंडल नहीं करना। मैं समझता हूँ कि फ्लड में डूबा हुआ आधा पाकिस्तान और आवाम के ऊपर जो बोझ हम डाल चुके हैं, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता था कि मैं 10 रुपए की लेवी जो है 5 रुपये पेट्रोल 5 पे डीजल लगा दूँ। मिफ्ता साहब शायद उसमें कंफर्टेबल होते होंगे, मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मैं एक वाहिद आजिज़ शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम मुकम्मल किया इज़्ज़त के साथ। तमाम लोग पाकिस्तान में, क्रिस्टल लगार्ड MD आई और उसने इसी होटल में श्रीनगर बैठ के पाकिस्तान की तारीफ़ें की। डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, क्या ये आप इसको 200 रुपये से नीचे ले जाएंगे? इसकी इस वक्त जो वैल्यू है वो इसकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहीं है।
मैंने सब कैलकुलेशंस की हुई हैं। नंबर एक, जो कुछ स्पेकुलेटर्स हैं उन्होंने खूब खेल खेला है। ये बड़े वसूख से अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। उम्मीद करते हैं कि IMF का प्रोग्राम डीरेल ना हो। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं सागदार साहब की तरफ से, उन पर IMF को भी मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की अपनी मुआशी टीम के जो मुतज़ाद दावे हैं और एक दूसरे पर तनकीद है, वो एक दफ़ा फिर मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।